हेलो एवरीवन। आज हम मार्शलिंग डिस्कस करने वाले हैं। मार्शलिंग टीपीए में दो जगह दी है, एक सेल के टॉपिक के अंदर और एक मॉर्गेज के टॉपिक के अंदर। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम सेल की मार्शलिंग पढ़ लें और फिर जब मॉर्गेज पढ़े तो मॉर्गेज से रिलेटेड मार्शलिंग पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और if you have studied both the concepts, it's better to study 56 and 81 together. In fact 56, 81 and 48 जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की बात करता है उस इन तीनों को साथ में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्शलिंग का लिटरल मीनिंग होता है एडजस्टमेंट, राइट? एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना या अरेंज करना, ना। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये मार्शलिंग वर्ड जजमेंट राइटिंग के टाइम पे सुना होगा, है ना। दो वर्ड होते हैं, एक होता है मार्शलिंग और एक होता है अप्रिसिएशन। तो मार्शलिंग में आप क्या करते हो कि भाई एक विटनेस ने एक पॉइंट ऑफ फैक्ट पे जितनी सारी बातें बोली होती है उनको आप इकट्ठा लिखते हो, है ना। दैट्स हाउ यू डू मार्शलिंग। मार्शलिंग थाने से कंकड़ निकालने जैसा है। ओके, तो सारे कंकड़ एक बार आप निकाल दोगे तभी तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ खाना आपके सामने आएगा। ओके, तो मार्शलिंग वर्ड आपने वहाँ सुना होगा कि पहले आप मार्शलिंग करते हो फैक्ट्स की और फिर उस फैक्ट्स को लॉ के साथ जोड़ के उसको अप्रिशिएट करते हो और फाइनली उसी अप्रिसिएशन पे जजमेंट होता है। ठीक है, तो टीपीए में भी कुछ सिमिलर ही है, बट वो कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं और इसको हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं सो दैट दिस होल कॉन्सेप्ट इज बेटर अंडरस्टूड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए के पास दो प्रॉपर्टी थी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए 2 प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ठीक है, उसके पास 2 प्रॉपर्टी थी, उसने दोनों ही बी को मॉर्गेज कर दी। ठीक है, उसको पैसे चाहिए थे 80,000 रुपये, तो उसने बी को मॉर्गेज कर दी। अब उसने इन्हीं 2 प्रॉपर्टी में से P2 सी को बेच दी। ओके, अब सी के पास एक अधिकार है कि वो बी से बोले कि अब देखो, पहले समझते हैं कि बी के पास क्या राइट होगा। अब वो 80,000 मांगेगा उससे कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो। अगर ए 80,000 नहीं दे सकता है तो बी के पास फोरक्लोजर का राइट आ जाता है। फोरक्लोजर का क्या मतलब होता है, अभी के लिए आप सिंपल वर्ड्स में समझो कि वो कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी बिकवानी है। ठीक है, कुछ हमने देखा है ना कि कुछ बहुत अलग अलग टाइप के मॉर्गेजेस होते हैं। तो राइट टू फोरक्लोजर होता है मॉर्गेजी का और राइट टू रिडेम्पशन होता है मॉर्गेजर का। ठीक है जी, तो अब बी बोलता है कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो सी बोलेगा कि तुम्हें 80,000 रुपये चाहिए ना, तो एक काम करो, ये 80,000 P1 प्रॉपर्टी 1 से निकलवा लो, मेरे पास प्रॉपर्टी P छोड़ दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी अनइनकम्बर्ड रहे जो मेरे पास आई है। ठीक है, अब लॉजिकल है ये, इसमें लॉ इज नथिंग बट लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिक। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल P1 प्रॉपर्टी से खर्चा निकला बट सिर्फ 70,000 निकला, तो अब बी अपना लॉस कराएगा क्या? बी जाने देगा प्रॉपर्टी? नहीं। अगर उसका राइट प्रेजुडिस हो रहा है तो उसके पास पूरा अधिकार है P2 को भी बेचने, टू गेट इट P2 ऑल्सो सोल्ड। दिस इज मार्शलिंग। अब ये सेल के टॉपिक के अंडर है, क्योंकि एक जगह मॉर्गेज हो रहा है और दूसरी तरफ सेल हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी सेल हो रही है और सेल हो रही है टोटल। मॉर्गेज में 81 क्या बोलता है? 81 में दोनों तरफ मॉर्गेज हो रहा होता है, राइट? जैसे मान लो ए के पास P1 और P2 है और उसने दोनों ही मॉर्गेज करके रखा है बी को, और P2 उसने मॉर्गेज कर दी सी को। अब इसको लेना हुआ पैसे, तो अब ये फोरक्लोजर का राइट है उसके पास, ये प्रॉपर्टी दोनों सोल्ड करवा के पैसे लेगा। सी बोल रहा है सुनो, वो पैसे ना P1 से ले लो जो प्रॉपर्टी मुझे सोल्ड नहीं है, ठीक है, उससे पैसे निकलवा लो। बी बोलेगा फाइन, अब ये चॉइस है, ऑल राइट। पर अगर मान लो उससे उतने पैसे नहीं निकल रहे हैं तो बी हैज़ ऑल द राइट टू गेट बोथ द प्रॉपर्टीज सोल्ड। ओके, ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज के थ्रू समझेंगे और देखेंगे कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं और प्रायोरिटी रूल कैसे लगता है इस पर। ठीक है जी, अब प्रायोरिटी रूल का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली मॉर्गेज को आप पहले प्रायोरिटी दोगे सेल से, क्योंकि रूल ऑफ प्रायोरिटी बोलता है कि अगर
एक ही प्रॉपर्टी के साथ दो ट्रांजैक्शन हुए हैं तो जो पहला ट्रांजैक्शन है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा बिकॉज इट हैज़ कम फर्स्ट इन टाइम। विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो 56 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दो ट्रांसफ़र होने चाहिए। पहला इनिशियल ट्रांसफ़र मॉर्गेज से रिलेटेड और दूसरा सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र सेल से रिलेटेड, या पहला मॉर्गेज और दूसरा मॉर्गेज। सो देयर हैज़ टू बी टू ट्रांसफर्स एटलीस्ट। फिर जो ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफरर है ना, यहाँ पर ROR आएगा, जो ट्रांसफरर है ही शुड बी द ओनर ऑफ वन और मोर इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके पास एक से ज़्यादा या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, एंड ही मॉर्गेजेस 2 और मोर प्रॉपर्टी टू वन ट्रांसफरी, मैंने बताया ना अभी इसके पास P1 और P2 था, एंड सेल्स वन ऑफ दोज प्रॉपर्टी टू अनदर ट्रांसफरी। तो लॉ ये बोलता है कि इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि अगर A और C के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि तुम भाई मार्शलिंग का राइट अपना नहीं एक्सरसाइज कर सकते, ठीक है, तो कैन दिस हैपन? यस, डेफिनेटली इट कैन हैपन। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल ओनली बी एप्लीकेबल इफ देर इज एनी एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लॉ बोलता है कि जो बायर है ना, बायर का राइट है, जो मार्शलिंग है ना, मार्शलिंग बायर का राइट है। बायर इज एंटाइटल्ड टू गेट द मॉर्गेज डेट मतलब 80,000 जो था, सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉट सोल्ड टू हिम। तो वो जो मॉर्गेज है मनी वो P1 से ले लें। बट इतना आसान है क्या? ठीक है, we'll read, I'll read section 56 for you. प्लीज बेयर एक्ट अपना निकाल के रखें। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टी, है ना, 2 और मोर, दिस इज नॉट 1, दिस इज 2 और मोर प्रॉपर्टी mortgages and he mortgages them to one person and then sells one or more of the properties to another person, the buyer is in the absence of the contract to contrary entitled to have the mortgage debt। तो लॉ क्या है? अभी तक तो कंडीशन बता रहा था। लॉ ये है कि buyer is entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property not sold to him। ठीक है, बट अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, सी का राइट क्या हुआ? सी के पास क्या रेमेडी है? अगर हम लीगल भाषा में बोलें तो सी के पास क्या रेमेडी है? सी के पास इंजंक्शन की रेमेडी है। वो इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है कि इससे बोलो कि ये प्रॉपर्टी, इसको बोलो कि ये रुक जाए, प्रॉपर्टी ना बेचे। ओके, सो ही इज एंटाइटल्ड टू डू दैट। तो इसमें क्या बोला गया है? और दूसरी लिमिटेशन, एक लिमिटेशन ये है कि इंजंक्शन का सूट तब नहीं फाइल कर सकता अगर ये जो प्रॉपर्टी है वो सफिशिएंट नहीं है, जो इसकी P1 की प्रॉपर्टी है, एक लौती प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है मॉर्गेज डेट को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या लिखा है? बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी और पर्सन्स क्लेमिंग। तो ये मॉर्गेजी कौन है? B। तो मॉर्गेजी ये राइट को प्रेजुडिस नहीं कर सकता। Okay, so this is marshalling with respect to sale. Now marshalling with respect to mortgage अभी हमने डिस्कस किया, बट अभी हम उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्लीज रीड सेक्शन 81। इट सेज इफ ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक बंदा है जिसके पास 2 प्रॉपर्टी है, P1 और P2। If the owner of 2 or more properties mortgages them to one person, है ना, दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी एक इंसान को, एंड देन मॉर्गेजेस 1 और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर, P2 मॉर्गेज कर दिया C को प्रॉपर्टी 2, है ना। द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, सब्सिक्वेंट कौन है? पहला है प्रायर मॉर्गेजी B है और सब्सिक्वेंट C है। द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, है ना, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफरर और सी के बीच में कि तुम अपना मार्शलिंग का राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते, फिर मार्शलिंग नहीं लगेगी उस पर। बट इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी,
this person C is entitled to have the prior mortgaged debt satisfied out of the property not mortgaged to him. ठीक है, so far as the same will extend but not so as to prejudice the right of the prior mortgagee. सेम ही बात है जो हमने सेल में पढ़ा, एग्जैक्टली वो मॉर्गेज के केस में. ऑल राइट, अब एक चीज़ समझिए कि इसमें प्रायोरिटी रूल कैसे आता है. ठीक है, प्रायोरिटी रूल आपका सेक्शन 48 में दिया हुआ है. वो ये बोलता है, सेम बात हमने, कि जैसे ए है, ए ने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी बी को क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए थे 80,000 रुपये. ये अभी मैं प्रायोरिटी बता रही हूँ आपको, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी. और उसने वही प्रॉपर्टी, मार्शलिंग में क्या है, कम से कम 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना. प्रायोरिटी में भी हो सकती है बट हम एक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं. उसने क्या किया, वही प्रॉपर्टी बेच दी सी को. ठीक है, फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन. ज़रूरी नहीं 80,000 में ही बेची हो, 40,000 में भी या 50,000 में भी बेच सकता है वो. अब लॉ ये बोलता है, ठीक है, समझिएगा ज़रा, कि भले ही ये ओनर बन गया क्योंकि इसको तो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली सोल्ड हो गई है ना, बट हिज राइट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज. ठीक है, इवन इफ सी हैज़ बिकम द ओनर बट द प्रॉपर्टी इज स्टिल सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज. और अगर ये लोन पे नहीं कर पाता है, ठीक है, ए अगर अपना 80,000 का लोन पे नहीं कर पाता है तो बी के पास पूरा अधिकार है टू गेट द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड गेट दिस मनी आउट ऑफ इट. ठीक है, भले ही सी को प्रॉपर्टी सोल्ड हो या ना हो. तो अब सी के पास क्या राइट है, सी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या कर सकता है, रिडेम्पशन का राइट कर सकता है. वो क्या कर सकता है, अपनी पॉकेट से 80,000 रुपये दे दे. रिडीम अप बोलते हैं ना इसको, कि वो 80,000 रुपये दे दे और बोले भाई मेरी प्रॉपर्टी को बख्श दे, आई हैव बिकम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारा जो डेट है वो सेटिस्फाई कर देता हूँ. राइट, तो सी का राइट तभी अराइज होगा इफ ही हैज रिडीम्ड द प्रॉपर्टी बाय पेइंग द डेट टू बी. ठीक है, यस. तो लॉ बोलता है कि वॉट एवर द ट्रांसफर में बी, जो लेटर ट्रांसफर है इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द प्रायर ट्रांसफर बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, क्योंकि बी पहले आया था, है ना, बी के साथ ट्रांजैक्शन पहले हुआ. तो ये मैम ये मार्शलिंग से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड नहीं है, यू टेल मी, है ना. अगर सेल की बात करें हम, तो सेल पहले मॉर्गेज हुआ, अगर हम 56 की बात करें कि पहले मॉर्गेज हुआ और फिर सेल हुआ, तो जो सेल है इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज. इसीलिए बोला गया कि अगर राइट उसका प्रेजुडिस हो रहा है ना तो उसके पास पूरा अधिकार है. मतलब बी हैज़ द प्रायोरिटी टू सेल एनी विच प्रॉपर्टी ही वॉन्ट्स प्रोवाइडेड दैट द मॉर्गेज डेट शुड बी सेटिस्फाइड. यस, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब इसका पर्पस समझ लेते हैं कि क्यों है भाई ऐसा है, तो है ना, क्या पर्पस हो सकता है. तो एक केस है एल्ड्रिच वर्सेस कूपर 1803 का. ये ना क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट केस है मार्शलिंग का. डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग लेट डाउन हुई थी इसमें. और इसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई क्रेडिटर है ना, उसके पास 2 फंड्स हैं. क्रेडिटर मतलब जो पैसे देता है, उसके पास दो फंड्स हैं या 2 अकाउंट्स हैं या 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे वो अपना जो डेट है वो सेटिस्फाई कर सकता है. तो ही शुड ऑलवेज चूज दैट फंड और दैट प्रॉपर्टी, he should always choose one fund and leave the other fund for another creditor. इसका क्या मतलब है कि बिजनेस में एक क्रेडिटर को दूसरे क्रेडिटर का ध्यान रखना चाहिए, राइट. तो अगर हमने जो अपना प्रायर एग्जाम्पल्स देखे उसमें सी अगर बी से रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो अपना राइट एंटाइटल कर रहा है, तो बी को वो अधिकार उसको एक्सरसाइज करने देना चाहिए. ऑब्वियसली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन डिसएडवांटेज, बट एज फार एज पॉसिबल ये राइट उसको एक्सरसाइज करने देना चाहिए. ठीक है. दूसरा इसका जो पर्पस है वो ये है, एक मैक्सिम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में अर्थ है सो एक्सरसाइज योर राइट, सो एक्सरसाइज योर राइट
as not unnecessarily prejudice that of your neighbors. मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी इस मैक्सिम का, लैटिन मैक्सिम का नाम। तो ये दो पर्पस है कि तुम अपना राइट एक्सरसाइज करो ना, क्यों अपने बाजू वाले का राइट या जो दूसरा क्रेडिटर है उसके राइट में इंटरफेयर कर रहे हो। अगर पॉसिबल है उसके राइट को से इंटरफेयर किए बिना अपनी राइट को एक्सरसाइज करना, डू दैट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग इज़। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि मार्शलिंग के साथ आप प्रायोरिटी डिस्कस करते हो, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्रिन का बेसिस है। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल क्लैरिफाई।